नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमेंट एंड टेलीकॉम की जो भी हमारी श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर हम लोग सामान्य ज्ञान और हिंदी का सेट नंबर पहला कल लगा चुके हैं, तो आज हमारा दूसरा सेट नंबर होगा। जी हाँ, अगर अभी तक आपने उस सेट को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने 12 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कर दिए हैं। जी हाँ, 12 फुल मॉक टेस्ट जो हैं आपके अपलोड कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपकी बना दी, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लास जो आपकी है रिवीजन के तौर पर होगी, याद रखिएगा। तो आपकी तैयारी अगर सॉलिड है तो आपको ये रिवीजन के तौर पर क्लास को ले लेना है, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आसानी से बना सकें। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा धर्म था जो त्रिरत्न में विश्वास करता था। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या थे? तो बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शाक्य धर्म। तो राइट आंसर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म जो था ये त्रिरत्न में विश्वास करता था। यहाँ पर इनके त्रिरत्न कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, कभी कभी त्रिरत्न भी पूछ लेता है, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो इनके त्रिरत्न थे। चलिए आगे देख लेते हैं। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, आपको बताना है कि शक संवत जो था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये आपके प्रश्न। तो ये 78 ईस्वी में आपका प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कनिष्क। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? यानी महिला शासक कौन थी मध्यकालीन भारत में? तो ये थी आपकी केवल एक ही। तो ये थी कौन? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। याद रखिए, रजिया सुल्तान। कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपसे पूछ लेता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा है गुलाम वंश, दास वंश, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपसे पूछ लेगा दास वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने जो था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, ये आपकी इमारतें दी गई हैं जो किसी न किसी शासक ने बनवाई हैं। यहाँ पर कौन सी जो इमारत है सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इमारत जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, बिल्कुल राइट है। याद रखिए, ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा, जी हाँ, ये भी आपका अकबर ने बनवाया था। अगर बात कर लेते हैं अलाई दरवाज़ा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाकी जो लाल किला है ये यहाँ पर औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। याद रखिएगा, लाल किला जो ये था ये आपका औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? जी हाँ, यूरोप से जो व्यक्ति आए थे उन्होंने सबसे पहले किसने जो था समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये की थी आपकी वास्को डी गामा ने। याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो था ये कालीकट बंदरगाह पर आपका उतरा था। कब उतरा था? तो ये अभी डेट पूछ लेता है। तो ये भारत की खोज करने वाला यही है। तो भारत की पहले खोज तो हो चुकी थी, लेकिन समुद्री मार्ग के द्वारा काफ़ी सारे देश जो थे भारत से व्यापार करने की इच्छा रखते थे, तो इसने जो था समुद्री मार्ग से भारत को खोजा था। तो 1498 में, याद रखिए 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। जी हाँ, कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो वहाँ के राजा जमोरिन थे। याद रखिए, जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ, बक्सर का युद्ध आपको बताना है कब लड़ा गया था। कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 1764 में हुआ था। याद रखिए, 1764 में। चलिए आगे देख लेते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये कहाँ पर इसकी स्थापना जो किसने की थी? तो स्थापना इसकी की थी कांग्रेस की जो, तो ये की थी ए.ओ. ह्यूम। काफ़ी बार पूछा गया, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगर बात कर लेते इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे ये W.C. बनर्जी थे। याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष थे जो W.C. बनर्जी। और ये आपकी जो पहली बैठक यानी कहाँ पर इनकी हुई थी? तो ये आपकी बम्बई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। याद रखिए, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। चलिए आगे देख लेते हैं।
पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? जी हाँ, पूर्ण स्वराज की कब की थी? तो ये की थी 1929 में। याद रखिएगा 1929। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1929 में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 1929 में। चलिए आगे देख लेते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? जी हाँ, सहायक संधि जो आपका स्वीकार की थी किसने सबसे पहले की थी? तो ये की थी अवध ने। याद रखिएगा अवध इसका राइट आंसर होगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था ये अवध था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच में हुआ था? तो 1853 में आपकी बिछाई गई थी रेल लाइन। तो ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी बम्बई से थाने तक। याद रखिए बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी ये ट्रेन आपकी। चलिए आगे देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की गठन जो था कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने। और कब बनाई थी? तो ये बनाई थी आपका 1939 में। याद रखिए 1939 में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा खनिज जो है किस शैल तंत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा गोंडवाना तंत्र। याद रखिए गोंडवाना तंत्र की जो शैल तंत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको सावधानी से आंसर टिक करना है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो थी ये थी अनाईमुड़ी। याद रखिए अनाईमुड़ी। आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे जो सेकेंड हाईएस्ट चोटी कौन थी? तो ये थी आपकी दोदा बेटा। याद रखिएगा सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो दोदा बेटा थी। यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अमरकंटक की, तो अमरकंटक की कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नर्मदा और सोन जो दो नदियाँ जो हैं आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, नर्मदा और सोन। तो इनका आपको उद्गम स्थल याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो संसार का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा सिंगापुर जो है संसार का सर्वाधिक नगरीकृत आपका देश है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। याद रखिएगा लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? तो आपको बताना है कौन सा वृक्ष जो है जिसमें लकड़ी नहीं होती। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? नारियल, टीक, सेब और केला। तो आपको पता ही होगा कि केले में लकड़ी नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केला। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें वापस आती हैं? जी हाँ, रेडियो तरंगें जो हैं किस परत से टकरा कर वापस आती हैं? तो आपको बताना है। तो रेडियो तरंगें जो आपकी आती हैं आयन मंडल से। याद रखिएगा आयन मंडल से वापस आ जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियो तरंगों का संबंध किससे है? तो आयन मंडल से है। आपसे पूछ लेगा कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, आंधी तूफान, ये किस पर होती है? तो ये क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल जो है इस पर मौसमी घटनाएं हो करती हैं आपकी, होती हैं मौसमी घटनाएं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? जी हाँ, घास का मैदान आपको बताना कौन कौन सा नहीं है। तो पंपाज, कंपाज, आटाकामा, लानोज। तो यहाँ पर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आटाकामा क्या है? ये आपका मरुस्थल है। याद रखिए आटाकामा मरुस्थल है, ये आपका मैदान नहीं है घास का। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करती है तो ये आपका कौन सा? तो पाक जलडमरू मध्य। याद रखिए पाक जलडमरू मध्य। चलिए आगे देख लेते हैं। चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। तो चंदन की लकड़ी जो है किस राज्य से सर्वाधिक प्राप्त होती है? जी हाँ, चंदन की लकड़ी जो है, तो चंदन की लकड़ी आपकी प्राप्त होती है कर्नाटक से। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्नाटक से। चंदन की लकड़ी जो मुख्यतः प्राप्त की जाती है कर्नाटक राज्य से। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी के नज़दीक जो सबसे स्थित तारा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। याद रखिए पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक स्थित है शुक्र है, क्योंकि इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन, याद रखिए पृथ्वी की
जुड़वां बहन के नाम से इसको जानते हैं। जुड़वां बहन इसी को कहते हैं पृथ्वी की। तो आपको ये याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वां बहन या भोर का तारा, सांझ का तारा। ये पॉइंट जो है एग्जाम में आपसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि भोर का तारा किस ग्रह यानी किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को। सांझ का तारा, तो ये भी आपका शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, भारतीय जो संविधान के निर्मात्री सभा थी, कई बार पूछा गया एग्जाम में निर्मात्री सभा। तो निर्मात्री सभा जो थी इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव आपका पारित किया था। और ये कब किया था? तो ये आपका 11 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो सबसे पहली बैठक आपसे पूछ लेता है तो 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना कि पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक आपकी होती 11 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें आपके पूछे जाते हैं कौन अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरी जो बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही आपके स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? आपको बताना, जो हरा रंग है किसका प्रतीक है? जी हाँ, हरा रंग जो है किसका प्रतीक है आपको बताना है। तो ये हरा रंग जो है ये आपके समृद्धि का प्रतीक है। याद रखिएगा, समृद्धि का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल, महान्यायवादी, इनकी जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जो कि जीके का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद को जो पहला अधिवेशन होता है उसको जो संबोधित करता है, ये करता है उपराष्ट्रपति। याद, राष्ट्रपति सब माफ़ करिएगा, राष्ट्रपति जो है इसको करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, तो यहाँ से हमारी हिंदी चालू होती है। अपने प्रश्न आप लोग काउंट करते रहिएगा। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर आपका पूछा गया परोक्ष का जो है आपका विलोम शब्द क्या है? जी हाँ, परोक्ष का जो आपका विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्कृष्ट का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ और विकराल। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे निकृष्ट। याद रखिएगा, जो आपका उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, पानी पीकर जात पूछना जो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा काम निकलने के बाद में सोचना। याद रखिए, काम निकलने के बाद में सोचना। चलिए आगे देख लेते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो आपको बताना कि वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है कितने प्रकार से किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 2, 3, 6 और 8। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है ये 2 प्रकार से किया जाता है। अब किस किस प्रकार से किया जाता है? एक तो आपका अर्थ के आधार पर, याद रखिए नंबर 1 जो है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। और नंबर 2 जो आपका किया जाता है रचना के आधार पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना है, नंबर 2 जो है आपका रचना के आधार पर। चलिए आगे देख लेते हैं। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पा धन अन, प प्लस अन, पो धन अन और पौ धन अन। तो इसका राइट आंसर अगर बात करेंगे पौ धन अन होगा। याद रखिए, पौ प्लस अन। तो ये आपका इसका राइट संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका शुद्ध शब्द का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर
जो आपका ये डैश का निशान यानी ये जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये बड़ा सा जो लिखा गया इसमें जो आपका बिल्कुल सही तरीके से किया गया। याद देखिए गंगा जल आप लोग देखते होंगे किस प्रकार से लिखा है गंगा, और आप यहाँ पर डैश नहीं लगाते, इस प्रकार से गंगा जल लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये इसलिए गलत क्योंकि यहाँ पर डैश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपका बेबुनियाद नहीं होगा, बेबुनियाद होगा। याद रखिए बेबुनियाद। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पानी बरस रहा है। जी हाँ, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो पानी जो बरस रहा है ये कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मुझे जो है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। याद है उत्तम पुरुष का सर्वनाम होगा। यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि मुझे, मैं, याद है मुझे, मैं, मेरा, ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उत्तम पुरुष में किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मुझे, मैं, मेरा, ये सभी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उत्तम पुरुष के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 3, 4, 5, 6 और आपका यहाँ पर कितना है? 3, 4, 5 और 6। जी हाँ, 3, 4, 5 और 6। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। जी हाँ, अर्थ के आधार पर आपका, तो अर्थ के आधार पर आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है और ये आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है उत्तर लिखकर बताना है। याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लालटेन निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? यानी किस वर्ग में आता है? जो लालटेन शब्द है किस वर्ग में आता है? तो लालटेन जो है ये आपका आता है विदेशज में। याद रखिए विदेशज में, याद रखिए विदेशज में आपका आता है लालटेन। चलिए आगे देख लेते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? जी हाँ, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यशोदा में आपका प्रयुक्त संधि है जो ये विसर्ग संधि। याद रखिए विसर्ग संधि यहाँ पर प्रयुक्त की गई है यशोदा में। चलिए आगे देख लेते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी जो है किस प्रकार का शब्द है? यानी कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। याद रखिएगा अधिकरण कारक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे में और पर, मैंने एक बार आपको बता भी दिया है। में और पर इस प्रकार की कारक चिन्ह आपके आ जाएं तो कौन सा होगा? अधिकरण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? जी हाँ, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चतुर्भुज। याद रखिएगा चतुर्भुज यानी कि आपके भगवान विष्णु जिनकी 4 भुजाएं हैं। पंचवटी अगर पूछ ले तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी जहाँ भी आपका संख्या दिखा दी, पंचवटी, तिराहा, चौराहा, तो ये आपका किस प्रकार का? द्विगु समाज का। अगर आपका कोई अर्थ निकल रहा हो, जी हाँ अलग से, जैसे दशानन है तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? जी हाँ, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। याद रखिएगा तत्सम शब्द हो जाएगा तिलक। तो यहाँ पर एक बार आप लोगों ने रिपीट ना किया हो तो तद्भव, तत्सम और आपका यहाँ पर वाक्य का शुद्धिकरण, यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिया तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडे का शहजादा, जी हाँ अंडे का शाहजहाँ, तो आपको बताना अंडे का शाहजहाँ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुभवहीन व्यक्ति को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रति उन्नति का अर्थ क्या होगा? जी हाँ प्रति उत्पन्न मति। जी हाँ प्रति उत्पन्न मति का अर्थ क्या होगा? तो प्रति मतलब उत्पन्न का मतलब जो तुरंत उत्पन्न, यानी तो जो तुरंत सोचकर, तत्काल सोचकर उत्तर दे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। चलिए आगे देख लेते हैं। हाड़ौती किस प्रकार की बोली है? जी हाड़ौती बोली को किस खंड में रखा जाता है? तो ये आपका पूर्वी राजस्थान में। याद देखिए पूर्वी राजस्थान में इसको रखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये आपका मंगलसूत्र। याद रखिएगा ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ एक बार पहले, तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसको आपको याद रखना। ये भी जो रचनाएं हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, करम भूमि, तो ये सभी किनकी हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। जी हाँ, शुद्ध वाक्य को आपको चुनना विराम चिन्ह के हिसाब से। तो शुद्ध वाक्य जो आपका लिखा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो लिखा गया, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अघोष वर्ण बताना है। तो अघोष वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सा जो दिया गया है, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, अघोष वर्ण के अंतर्गत आपका सा आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ही समय में, तो एक ही समय में जो आपका घटनाएं समय चल रही वर्तमान में, उसको क्या कहेंगे? तो आपका समसामयिक। याद रखिएगा, समसामयिक घटनाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पार्थिव का संबंध किससे है? जी हाँ, पार्थिव का अर्थ क्या होगा? तो पार्थिव का अर्थ होता है आपका क्या? तो यहाँ ऑप्शन, एक बार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और फिर आप लोग जल्दबाजी में मत क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत जल्दी गलत होते हैं। तो पार्थिव होता है जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलिए आगे देख लेते हैं। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो उद्दत का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। याद रखिए, उद्दत का विलोम शब्द होगा आपका विनीत। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? विहार, इला, आश्रम और गेह। तो घर का जो पर्यायवाची होगा ये हो जाएगा आपका गेह। याद रखिए, गेह जो है घर का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विपरार्थक शब्द आपको चुनना है। तो शोषक का विपरार्थक क्या हो जाएगा? पोषक। याद रखिएगा, शोषक का जो विपरार्थक हो जाएगा पोषक। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।